बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में एक तो हम आइनी तरमीम के मामले पे गुफ्तगू करेंगे कि मुमकिना तौर पे आइनी तरमीम के ज़रिए आईन पाकिस्तान में क्या क्या तब्दीलियाँ मतवक्के हैं और उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। दूसरा, एक कानून में भी हुकूमत बड़ी तब्दीली करने जा रही है और वो जो कानून में तब्दीली है वो तहरीक इंसाफ और ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं, बानी चेयरमैन हैं इमरान ख़ान के लिए वो कानूनी तब्दीली एक बहुत बड़ा झटका है। जो मुकदमात हैं ख़ास तौर पे 9 मई के, उसमें सारी सूरत हाल जो है वो तब्दील हो जाएगी। तो आइन में क्या मुजवज़ा तब्दीलियाँ एक्सपेक्ट की जा रही हैं, किस कानून में हुकूमत क्या तब्दीली करने जा रही है, एक तो इस मामले पे जो तफसीलात हैं वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से भी कुछ अहम तफसीलात हैं, वो भी आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे कि रात के अंधेरों से क्या ख़बर सामने आई है। लेकिन इन तमाम मामलात पर जो तफसीलात हैं वो आप देखने वालों की खिदमत में शेयर करने से पहले जो गिरफ़्तारियाँ हुई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन गिरफ़्तारियों के मामले को लेके बहुत ज़्यादा बात हो रही है। यानी रात जब हमें अपना आखिरी व्लॉग रिकॉर्ड किया जो कि आज सुबह पब्लिक हुआ, उस वक्त तक तो 3 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा गिरफ़्तार हुए थे, लेकिन उसके बाद अब 13 तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को गिरफ़्तार किया जा चुका है, जिसमें ज़ुबैर ख़ान हैं, आमिर डोगर हैं, शेख वकास अकरम हैं, ज़ैन कुरैशी हैं, हामिद रज़ा हैं और भी पीटीआई के रहनुमा हैं। लेकिन मजमूई तौर पे 28 लोगों को नामज़द किया गया है, 13 पीटीआई के लोगों को गिरफ़्तार कर लिया गया है। अब इसमें जो सवाल उठाया जा रहा है कि पार्लियामेंट का तो बड़ा तकद्दुस होता है, तो पीटीआई के लोगों को पार्लियामेंट के अंदर से कैसे गिरफ़्तार किया गया। और काजी फ़ाइज़ का नाम लिया जा रहा है कि काजी फ़ाइज़ हिस्सा पार्लियामेंट के तकद्दुस की बात करते हैं, तो ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान को पार्लियामेंट के अहाते के अंदर से गिरफ़्तार किया गया है, तो क्या ये पार्लियामेंट का जो तकद्दुस है, जो इज़्ज़त व तकरीम है, क्या उसको मजरू नहीं किया गया। तो पहले तो नाज़रीन इस मामले पर आप नाज़रीन के साथ हम बात कर लेते हैं, लेकिन ये डिटेल आपके साथ आगे बढ़ाने से पहले आपको बताते चलें कि जो इमरान ख़ान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के ख़िलाफ़ तोशाखाना 2 का जो मुकदमा है उसकी समाअत भी शुरू हो चुकी है जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इस हवाले से कोई डिटेल्स आएँ तो उसकी तफसीलात भी आप नाज़रीन की खिदमत में हम पेश करेंगे। जज हुमायूं दिलावर साहब जो हैं इस केस की समाअत करेंगे। स्पेशल सेंट्रल अदालत के वो सरबराह हैं, तो अभी वो कार्रवाई की डिटेल्स आ रही हैं तो वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन, जो काजी फ़ाइज़ साहब का मामला गिरफ़्तारियों के साथ जोड़ा जा रहा है कि पार्लियामेंट के तकद्दुस की खिलाफ वर्जी की गई, इस पूरे मामले से काजी फ़ाइज़ साहब का क्या लिंक है। काजी फ़ाइज़ साहब जो पार्लियामेंट के तकद्दुस की बात करते हैं वो तो इस हवाले से करते हैं कि पार्लियामेंट जो कानून साजी करे उसका तकद्दुस होता है, बाकी पार्लियामेंट के मामलात को कैसे चलाना है, कैसे देखना है, उसका अपना सरबराह है जो कि स्पीकर कौमी असम्बली होता है। अब ये जो सवालात उठे, कानून साजी तो अक्सरियत की राय होती है ना। अरकान की जो गिरफ़्तारियाँ हुई हैं वो तो स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब के कंसेंट के साथ हुई हैं, उनकी इजाज़त के साथ हुई हैं। पुलिस हुकाम की तरफ से जो FIR थी पीटीआई के लोगों के ख़िलाफ़ भिजवाई गई अयाज सादिक को, और फिर ये लोग जो है जिन्होंने पीटीआई के लोग जो गिरफ़्तार हुए हैं पार्लियामेंट के हाथे से। अब मेरा इस पर मौक़िफ़ ये है कि गलत या सही, एक कानून तो जलसों के हवाले से बना, उस कानून के पैरामीटर्स की और जो मुआहिदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद की इंतज़ामिया के साथ किया उसकी खिलाफ वर्जी की। पार्लियामेंट के बने कानून को नहीं माना गया। तो जो लोग पार्लियामेंट के बने कानून को नहीं मान रहे थे, क्या उन लोगों को पार्लियामेंट में पनाह चाहिए थी? भी आप लोगों को पार्लियामेंट में पनाह चाहिए थे। पार्लियामेंट के तकद्दुस का आपको इतना लिहाज है, इतना आप उसका एहतराम करते हैं, तो पार्लियामेंट के उस बने के कानून का भी एहतराम कर लेते। जब तक वो कानून मौजूद है, जैसा कि मैंने कहा कि गलत है, सही है, किसी जगह पे चैलेंज नहीं किया जाता और ये सेटिस्फाइड नहीं होता, तब तक तो आपने उस कानून को फॉलो करना ही करना है। जैसे कि इमरान खान साहब कहते हैं कि नायब जो तरमीम है मैंने तो चैलेंज की थी, लेकिन अब चूँकि लॉ ऑफ लैंड बन चुका है तो मैं इन तरमीम से क्यों फ़ायदा नहीं उठाऊँ। तो उसी तरीके से ये भी एक कानून बन चुका है।
पार्लियामेंट में आप पनाह लेने जा रहे थे तो आपको चाहिए था कि इस कानून का एहतराम कर लेते, इस कानून को फॉलो कर लेते और फिर इस कानून को किसी अदालती फोरम पे चैलेंज कर देते। अब नाज़रीन, ये जो कानून के हवाले से बात हो रही है, अब ये भी बात सामने आ रही है कि स्पीकर की जानिब से इन अरकान के प्रोडक्शन आर्डर भी जारी नहीं किए जाएंगे, क्योंकि अभी तक कोई PTI ने दरख्वास्त ही नहीं दी कि इन अरकान के प्रोडक्शन आर्डर जारी किए जाएँ। लेकिन जब तक हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि जो मुकदमा दर्ज हुआ है कानून की खिलाफ वर्जी का, मुआहदे की, कमिटमेंट की खिलाफ वर्जी का, उस पर अभी तक इन लोगों को मुतलका मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया है। तो देखते हैं कब तक पेश होते हैं। लेकिन आज ये जो गंडापुर साहब वाला मामला है, अब इस पर बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पे कि गंडापुर साहब को कहा गया है इस्तीफ़ा दें, गंडापुर साहब से कहा गया है कि आप वीडियो बयान दें जिसमें आप माफ़ी मांगें। अब गंडापुर साहब माफ़ी मांगते हैं, इस्तीफ़ा देते हैं, नहीं देते, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो तहरीक इंसाफ इल्ज़ाम लगाती है और इमरान खान साहब भी उस इल्ज़ाम को दोहराते हैं कि 22 अगस्त का जो जलसा है वो इस्टेब्लिशमेंट पे कहने पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मनसूख किया और 8 सितंबर की डेट हमें दी गई कि हम इसमें जलसा करेंगे। तो जब आप इस्टेब्लिशमेंट पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा सकते हैं, जो हो सकता है कि हकीकत में मबनी भी हो, कि इस्टेब्लिशमेंट ने आपका जलसा मुलतवी कराया था, इस्टेब्लिशमेंट ने आपकी मिन्नत समाजत की थी, तो गंडापुर साहब करें ना प्रेस कॉन्फ्रेंस। गंडापुर साहब जिनके बारे में जब वो मंजर आम पे नहीं थे, गायब थे कई घंटों तक, कल दोपहर 3 बजे से लेके सुबह 5 बजे वो पेशावर पहुँचे हैं, तो बताएं अपने आवाम को कि वो कहाँ पे थे, किस मीटिंग में थे। अब बताया जा रहा है कि कोई लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से मीटिंग थी, उसमें वो मसरूफ़ थे और वहाँ पे जैमर्स लगे थे। भाई ये कैसी मीटिंग है जो कि रात के अंधेरों में हो रही है, जो कि रात के अंधेरों में आप कर रहे हैं, आपके लोगों की गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, आपने मुकम्मल खामोशी अख्तियार करके रखी। और फिर जब आप वहाँ से निकले हैं, आपने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, आपने जो जलसे से खिताब किया वहाँ पर तो आपने बड़ी बड़ी बड़कें मारी कि हम 15 दिन में इमरान खान को ना छोड़ा गया तो खुद आके इमरान खान को रिहा करा लेंगे। आपने फ़ौज के ऊपर भी इल्ज़ामात लगाए, आपने साफ़ियों के ऊपर भी इल्ज़ामात लगाए, यानी बहुत बोले आपने खुल के बात की। अब जलसे पे बात नहीं हो रही कि जलसा कामयाब था नाकाम था, आपके स्टेटमेंट के ऊपर बात हो रही है। तो बात यह है कि जब आप इतने बड़े स्टेटमेंट दे सकते हैं, इतने बड़ी बड़ी बड़कें मार सकते हैं, अल्टीमेटम दे सकते हैं, तो बताएं ना, आके एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें ना, बताएं उसमें कि आप कहाँ पे थे, आपके लोग गिरफ्तार हो रहे थे, आपने उनकी मजम्मत क्यों नहीं की। और फिर नाज़रीन ये भी इतलात आ रही हैं कि फ़िलहाल अली मीर गंडापुर साहब ने इस सारे मामले पे किसी किस्म का मौक़िफ़ देने से के लिए वो तैयार नहीं है। और बताया जा रहा है कि पहले वो अपनी काबीना के अरकान के साथ, KPK की काबीना के अरकान के साथ, असम्बली अरकान के साथ मुलाकात करेंगे, फिर इस मामले पे अपना मौक़िफ़, अली मीर गंडापुर का जो मौक़िफ़ है वो दिया जाएगा। चले मौक़िफ़ तो अपनी जगह पे। अब यहाँ पे आप ये देखें कि जो बैरिस्टर सैफ हैं, जो KP हुकूमत के तर्जुमान हैं, अली अमीन गंडापुर साहब के मुशीर हैं, उनकी जानिब से भी गंडापुर साहब के स्टेटमेंट के बारे में ये बयान दिया गया है कि गंडापुर साहब ने जो तकरीर की उसमें नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए। ऐसी तकरीर गंडापुर साहब को नहीं करनी चाहिए थी। ये कौन कह रहा है? ये बैरिस्टर अली सैफ कह रहे हैं, जो मुशीर हैं अली अमीन गंडापुर के, जो KP हुकूमत के तर्जुमान हैं। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई कि जब गंडापुर साहब ने तकरीर की थी तो सोशल मीडिया पे कुछ दोस्तों ने ये दावा कर दिया था, ये पेशगोई कर दी थी कि अगले 24 से 36 घंटों में तहरीक इंसाफ इस बयान से पीछे हट जाएगी। अब तहरीक इंसाफ इस बयान से पीछे हट रही है, गंडापुर साहब के बयान को ऑन नहीं किया जा रहा। और साथ में कह रहे हैं कि गंडापुर साहब के स्टेटमेंट के ऊपर तो बैरिस्टर गौर साहब ने माफ़ी भी मांग ली है, साफ़ियों की हद तक माफ़ी मांग ली है। भाई अगर आपने माफ़ी मांग ली थी तो ऐसा स्टेटमेंट आपको देने की क्या ज़रूरत थी? ये सवाल तो पैदा होता ना। तो बहरहाल देखते हैं इन गिरफ्तारियों के मामले पे, और जो खुद गंडापुर साहब मंजर आम से गायब रहे, वो कब मीडिया पे आके अपना कोई स्टेटमेंट देते हैं और बताते हैं कि वो कहाँ पे थे और ये सब कुछ कैसे हुआ, क्यों हुआ, रात के अंधेरों में किस किस्म की मीटिंग्स रखी गई। अगर KPK के लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल के हवाले से इजलास था तो दिन की रोशनी में क्यों नहीं हुआ? ये सारी चीज़ें नाज़रीन पे सामने आनी चाहिए और बतानी चाहिए जब आप ये कह सकते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने आपका जलसा मनसूख कराया। अब आ जाते हैं नाज़रीन जुडिशल पैकेज के हवाले से। लेकिन जुडिशल पैकेज पे नाज़रीन बात करने से पहले आपको बताते चलें कि हुकूमत आइन में भी एक अहम तरमीम करने जा रही है, कानून में भी अहम तरमीम करने जा, बल्कि एक तो जजेस की तादाद बढ़ाने का अपना कानून है। आज चूँकि मंगल का रोज़ है, प्राइवेट मेंबर डे है, तो हो सकता है कि इस हवाले से जो दानियाल चौधरी का जो बिल है
वो आज ऐवान में लाया जाए। पहले उस पर कार्रवाई मौखर कर दी गई थी। लेकिन एक और बिल नाज़रीन जो कि एजेंडे का हिस्सा है, वो ये है कि जो फौजदारी कानून है, कानून शहादत है, उसमें तब्दीली की जाए। 1898 का ये कानून है जिसमें हुकूमत तरमीम ये करना चाहती है तो ये प्राइवेट मेंबर बिल कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग होती है, यानी कोई रिकॉर्डिंग होगी, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, वो भी शवाई के तौर पे काबिल कबूल होगी, जो कि पहले नाकाबिल कबूल होती है। अब इस पे कानून बना दिया जाएगा। एक तो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, वो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला अपनी जगह पे, लेकिन पार्लियामेंट अब इन शवाइद को, इलेक्ट्रॉनिक शवाइद को काबिल कबूल बनाने की कानून साजी करने जा रही है। तो 9 मई के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं, वीडियो स्टेटमेंट मौजूद हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद हैं। तो वो भी फिर मुतल्लिका अदालतों में, जहाँ पर 9 मई के केसेस चलेंगे, जिसमें इमरान खान के भी हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के भी हैं, ये अगर कानून पास हो जाता है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब का घेरा तो तंग हो गया। उनको तो बहुत बड़ा कानूनी झटका लगेगा अगर ये कानून पास हो जाता है। तो एक तो नाज़रीन ये तरमीम है, और साथ में कहा जा रहा है कि इस फौजदारी कानून में, कानून शहादत में जो तरमीम की जा रही है, उसमें सज़ाएँ भी बढ़ाई जाएंगी, जुर्माने भी बढ़ाए जाएंगे, और जो FIR का इंदराज होता है उसमें ये तब्दीली की जाएगी कि FIR के इंदराज से पहले PIR दर्ज की जाएगी, यानी प्रोविजनल। ग़ालिबन मैं इसको समझ रहा हूँ, मुझे अभी इसका पूरा वो मुखफ़फ़ नहीं पता, मुखफ़फ़ होता क्या होता है, लेकिन पूरा इसका नाम नहीं पता। PR पता चला है कि PIR दर्ज की जाएगी। प्रोविजनल हो सकता है कि इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज की जाएगी, इब्तदाई। तो एक ये तब्दीली भी की जा रही है। जहाँ तक नाज़रीन आइनी तब्दीली की बात है, आइनी पैकेज की बात है, तो मैं तो अब भी ये कहूँगा कि अगर हुकूमत के पास नंबर पूरे हैं, गो के कुछ ज़रा ये दावा करते हैं कि हुकूमत नंबर गेम पूरी कर चुकी है, और नंबर गेम पूरा करने के लिए ही रात गए जो है वो इशारे रखे गए थे सदर पाकिस्तान की तरफ से और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से। तो कहा जा रहा है कि नंबर गेम तो पूरी है, इसलिए ये सब कुछ किया गया। नाज़रीन ये जो तोशा खाना का केस है ना, चले मैं आपको ये बता देता हूँ। तोशा खाना का केस जो है, बानी PTI बुशरा बीबी साहबा को तलबी का नोटिस जारी करते हुए हुमायूं दिलावर साहब ने जो मुकदमे की समाअत है 16 सितंबर तक जो है वो मुलतवी कर दी है। जज हुमायूं दिलावर साहब ने इस केस की समाअत की, और जज साहब ने क्या इस्तफसार किया, मैं नाज़रीन आपके साथ डिटेल शेयर कर रहा हूँ। अदालत ने पूछा, सलमान सफदर साहब पेश हुए ग़ालिबन, कि आपको क्या कहना है। तो वकील ने कहा कि मुझे आपके पास भेजा गया है, कुछ कहना चाहूँगा। जज हुमायूं दिलावर ने कहा कि मैं सुन नहीं सकता, 16 सितंबर के लिए फ़िक्स कर रहा हूँ। मैं उनको भी नोटिस कर रहा हूँ कि उनको आइंदा समाअत पे पेश करें, और 16 सितंबर की तारीख जो है वो मुकर्रर कर रहा हूँ। सलमान सफदर ने कहा कि मैं कुछ गुजारिशात पेश करना चाहता हूँ। 16 सितंबर तक जज हुमायूं दिलावर ने कहा कि मैंने केस की समाअत मुलतवी कर दी है। सलमान सफदर ने कहा कि मुझे अच्छा लगता है कि अगर आप मेरी कुछ गुजारिशात सुन लेते। एक ही तरह का तोशाखाना का केस है, मुल्ज़मान भी वही हैं। जज हुमायूं दिलावर ने कहा कि मुझे दिलचस्पी नहीं केस में, स्पेशल जज सेंटर 1 का केस है। यानी इससे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जज हुमायूं दिलावर साहब, अब जैसे ये रिपोर्ट हुआ है उसके मुताबिक बज़ाहिर लगता है कि जज हुमायूं दिलावर साहब जो ये कह रहे हैं कि मुझे दिलचस्पी नहीं केस में, स्पेशल सेंट्रल जज 1 का ये केस है, तो शायद वो इस केस को सुनने से इनकार कर दें। जैसा कि हमने प्रीवियस व्लॉग में बात भी की थी कि उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स थे और उनको ट्रांसफ़र किया गया था, फिर मातहत अदलिया से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनका तबादला किया गया था। तो ये मामला भी हुआ है नाज़रीन। इसके अलावा नाज़रीन वो एक और समाअत भी है जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट है अडियाला जेल के मोहम्मद अकरम, उनकी बाजियाबी के हवाले से भी केस की समाअत है। लेकिन जुडिशल पैकेज पे बात करते हैं। अब जुडिशल पैकेज की नाज़रीन जो बात है वो ये है, पहले तो नंबर गेम का दावा है, अगर नंबर गेम पूरी होती है तो हुकूमत की टेबल के ऊपर आइनी तरमीम मौजूद है। लेकिन मैं ये समझता हूँ, जो मेरी एक एनालिसिस है, मेरी जो राय है, कि यह हुकूमत के पास आखिरी हफ्ता है आइनी तरमीम करने का। इसके बाद शायद हुकूमत इस पोजीशन में नहीं होगी कि आइनी तरमीम कर पाए और नंबर भी पूरे नहीं कर पाएगी, क्योंकि 12-13 सितंबर तक ये हफ्ता चलेगा। उसके बाद 16 सितंबर से नए हफ्ते का आगाज़ हो जाएगा, और फिर जब 16 सितंबर आएगा तो हो सकता है कि नज़रसानी की दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के हवाले से पड़ी हैं वो फ़िक्स हो जाएँ। वो अगर दरख्वास्तें 16 सितंबर के बाद फ़िक्स हो जाती हैं तो फिर उसमें इम्कान मौजूद है, गालिब इम्कान मौजूद है कि जिस तरीके से मखसूस नशिस्तों के केस की पहली हेयरिंग में, जो कि 6 मई को हुई थी,
जो मखसूस नशिस्तों पे लोग इलेक्ट हुए थे या जो सेलेक्ट हुए थे, जो कि पीपल्स पार्टी को, नून लीग को और दीगर सियासी जमातों को दी गई, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई, जहाँ पर यह कहा गया था इन तमाम लोगों को डी नोटिफाई कर दें। तो 16 सितंबर के बाद अगर नजरसानी की दरख्वास्त से मखसूस नशिस्तों के 12 जुलाई के फैसले के बाद समाअत के लिए फ़िक्स होती हैं, तो यह इम्कान है कि अक्सरियती जज साहबान की तरफ से ये जो 41 आज़ाद अरकान हैं, जिनके बारे में कहा जा सकता है कि उन 41 में से कुछ लोग जो है इस आइनी तरमीम में अपना वोट दे सकते हैं, तो हो सकता है कि उनको उनका वोटिंग राइट ले लिया जाए कि जब तक इनकी किस्मत का फैसला नहीं हो जाता कि ये आज़ाद रहेंगे या तहरीक इंसाफ में जाएंगे या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के डिक्लेयर पाएंगे, ये किसी कानून साजी में वोट नहीं डाल सकते, तो फिर आइनी तरमीम का रास्ता तो रुक जाएगा। तो मेरी नज़र में हुकूमत के पास आखिरी हफ्ता है ये आइनी तरमीम करने का। लेकिन आइनी तरमीम में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? एक तो जजेस की जो रिटायरमेंट एज है उसमें इजाफा हो सकता है। दूसरा, उसमें यह भी हो सकता है कि जजेस की रिटायरमेंट एज के इजाफे के साथ साथ कि जो चीफ़ जस्टिस की अपॉइंटमेंट है उसमें कोई पैनल जाए, जैसे हाई कोर्ट से अब पैनल की बात होती है, आलिया नीलम साहबा को नीचे से चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अपॉइंट किया गया और मुतफ़िका तौर पे गलबन मुतफ़िका तौर पे नहीं 8-1 से फैसला हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी, याहिया अफरीदी साहब ने भी आलिया नीलम साहबा के हक़ में फ़ैसला दिया कि वही चीफ जस्टिस होनी चाहिए लाहौर हाई कोर्ट की। तो ऐसा तरीक़ाकार भी हो सकता है कि नीचे से किसी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना दिया जाए, वजारत कानून समरी भेजे और सदर पाकिस्तान उसको अप्रूव कर दें, तो फिर कुछ जज ऊपर से फारग भी हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि पहले जज को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लगा दिया जाए। मैं किसी जज का नाम नहीं ले रहा, लेकिन ये इम्कानात की हम बात कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। फिर ये भी हो सकता है कि जो कमेटी है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी, उसकी तादाद को बढ़ा दिया जाए कि वो 5 कर दें, 9 कर दें। यह भी इम्कान है कि हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफ़र की जो कंसेंट है कि एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में किसी जज को ट्रांसफ़र करना है तो उसकी कंसेंट ज़रूरी है उस जज की, वो कंसेंट वाला मामला ख़त्म कर दिया जाए ताकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जजेस का ट्रांसफ़र करके दीगर हाई कोर्ट में उनको भेजा जाए कि सालों से वो यहाँ पे बैठे हैं, 8-8 10-10 साल से बैठे हैं, तो उनका ट्रांसफ़र हो। ये बात भी हो सकती है, ये जवाज़ भी आ सकता है। इसके अलावा जुडिशल कमीशन में तब्दीली हो सकती है कि अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार अब पहले वाला नहीं, अब ये तरीक़ाकार होगा। जुडिशल कमीशन की अब नई कंपोजिशन ये होगी। फिर उसमें जजेस के एहतसाब का मामला पार्लियामेंट अपने हाथ में भी ले सकती है। तो बहुत सारी चीज़ों का इम्कान है, लेकिन पता तभी चलेगा जो कि कहा जा रहा है कि ये जो तरमीम है आज भी, लेकिन रमा हफ्ते भी पेश की जा सकती है। ये बहुत सारी चीज़ें नाज़रीन चल रही हैं, मैं हतमी तौर पे आपको कुछ नहीं बता सकता, लेकिन जो हवा चल रही है वो यही बता रही है कि आईनी पैकेज लाया जा रहा है, नंबर गेम पूरी हो चुकी है। लेकिन हतमी तस्दीक तभी होगी जब ये पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाएगा, लेकिन ये सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं। इसके अलावा नाज़रीन कुछ और दीगर ख़बरें वो आपके साथ जल्दी शेयर कर लें। एक तो नाज़रीन थाना अपारा में इमरान खान और शेख रशीद के ख़िलाफ़ जो मुकदमा दर्ज है सेक्शन 144 की खिलाफ वर्जी का, उसमें बरीयत की दरख्वास्त के ऊपर फ़ैसला महफूज कर लिया गया है। उस्मा बुखारी के ख़िलाफ़ जो बेहुदा घटिया कंपेन सोशल मीडिया पर चलाई गई, उसमें आज लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहबा ने जो PTI की खातून वर्कर हैं फलक जावेद समेत 6 रहनुमाओं के या लोगों के अकाउंट फ्रीज़ कर दिए हैं, उनका नाम कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर दिया है। और साथ में आलिया नीलम साहबा की तरफ से इस बात पे शदीद बरमी का इजहार किया गया कि जो लोग किसी जुर्म में मुलव्वस होते हैं उन्हें क्यों जो है वो सरकारी पनाह दी जाती है, सरकारी पनाह में क्यों रखा जाता है। पुलिस ने 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी है, टीम तश्कील दी है कि फलक जावेद की गिरफ्तारी के हम करीब पहुंच चुके हैं, हमें वक्त दिया जाए। आलिया नीलम साहबा ने कहा कि सोसाइटी का जो फैब्रिक है, सोशल फैब्रिक है, उसको तबाह कर दिया गया है। ये खातून नहीं, एक खातून का नहीं बल्कि सोसाइटी का ये मसला है। हमारे लोग मवाद को नहीं देखते कि मवाद ठीक है, फ़ेक है, झूठा है, सच्चा है, लेकिन उसके ऊपर यकीन कर लेते हैं। और उस्मा बुखारी ने कहा कि फलक जावेद जो PTI का 8 सितंबर को जलसा हुआ उसमें मौजूद थी और वो एक्स वेबसाइट पे ट्वीट भी करती रही हैं, FA चाहते तो इनको गिरफ़्तार कर सकते थे, लेकिन 18 सितंबर तक आलिया नीलम साहबा ने इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया। इसके अलावा चेयरमैन नादरा की जो तैनाती लाहौर हाई कोर्ट ने कलअदम करार दी थी, उस पर लाहौर हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच इस इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत करेगा, तो इसकी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। 190 मिलियन पाउंड केस के भी आज अडयाला जेल में समाअत होनी है और भी कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं, उसकी तफसीलात फिर नेक्स्ट व्लॉग में। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।